सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। My dear students, welcome to Captain Batra classes. I hope that all of you are fine and enjoying your studies. In this video lecture, today we are going to discuss about a very common chapter, that is parts of speech. If I ask any student that what are the parts of speech, अगर किसी भी विद्यार्थी से ये पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई ये मिलेगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बट आई एम डिस्कसिंग, आई एम आस्किंग व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते किसे हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और द वर्ड्स, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उन शब्दों को कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं दैट आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग। लिखते समय या बोलते समय हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जितने भी वर्ड्स बोल सकते हैं, जो भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाते हैं, ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में 2 लाख वर्ड्स आर स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से 75% वर्ड्स यूज में हैं और 25% वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज में नहीं है, ऑब्सोलीट है। अगर इन सारे वर्ड्स को ले लिया जाए तो ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उन शब्दों को कहते हैं जिनको हम अपने लिखते समय या बोलते समय जिनका हम प्रयोग करते हैं। फॉर योर क्वेरी clarification, I have written a sentence on the board and I did my best to include all the parts of speech excluding interjection। इस सेंटेंस में मैंने ये कोशिश की है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए इसमें हम इंटरजेक्शन को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एक सेंटेंस बोर्ड में लिखा है, A fat cat was sitting on a mat while a mouse was running slowly around it। A fat cat, अब इसमें जो A लिखा हुआ है दिस इज एन आर्टिकल, और जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिटरमिनर्स होते हैं और इनको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ए एंड द ये आर्टिकल्स हैं और इनके लिए कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं ये एडजेक्टिव्स में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ये नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव की तरह से। जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक ऐसे ही जो आर्टिकल है ये भी किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है, ए एंड द ये तीनों, इसलिए इनको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ये अलग से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो ए इज एन आर्टिकल। फैट, फैट एक शब्द है जो एडजेक्टिव है और ये कैट को डिस्क्राइब करता है। जैसे अगर हम सिर्फ ये बोले कि अ कैट वॉज सिटिंग, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कैट किस प्रकार की थी। जब हमने उसके पहले लिखा फैट वर्ड, तो ये कैट को डिस्क्राइब करता है। इस प्रकार से कैट एडजेक्टिव है, फैट एडजेक्टिव है, कैट जो है ये नाउन है, कैट इज अ नाउन, एंड वॉज सिटिंग दिस इज अ वर्ब।
क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है, तो एक्शन को शो करने वाले जितने वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन इज अ प्रीपोजिशन। ऑन इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाने वाला एक शब्द है जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इसे हम क्यों कहते हैं, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। ए, फिर से ए इज एन आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है। मैट, दिस इज अ नाउन। व्हाइल, दिस इज अ कंजंक्शन। ए, दिस इज एन आर्टिकल। माउस, दिस इज अ नाउन। Was running, this is a verb. And slowly, this is an adverb. Around, this is a preposition. And it, this is a pronoun. In this way, इस सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन से लेकर के और प्रीपोजिशन तक। इंटरजेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उन वर्ड्स को कहते हैं जिनको हम लिखते समय या बोलते समय यूज करते हैं। अगर कोई ये प्रयास करे, ये कहे कि नहीं हम कैसे इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 ही होते हैं, तो ही शुड ट्राई एंड टेक दिस एज अ चैलेंज। ही शुड फाइंड आउट, अगर किसी वर्ड में उसे ये कंफ्यूजन हो कि मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान नहीं पा रहा हूं, तो ही शुड ट्राई और कैटेगराइज करने की कोशिश करनी चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड नहीं हो सकता है जो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर जा सके। वन मोर एग्जाम्पल हैज बीन रिटन, ही हैज अ हाउस इन दिस टाउन। तो इन दिस सेंटेंस he, this is a pronoun. Has, this is a verb. A, this is an article. House, this is a noun. In, this is a preposition. और ये जो this है, this is a demonstrative adjective. ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी यहां पर ये एडजेक्टिव है। टाउन, ये एक प्लेस को दिखाता है, इस प्रकार से ये जो टाउन है दिस इज अ नाउन। इन दिस वे इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ऑल दोज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ there are total 8 parts of speech. टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 8 parts of speech होते हैं जिन्हें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन कहते हैं। हालांकि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और डिटेल में यहां पर हम लोग इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आई एम गोइंग टू हैव अ ग्लैंस, एक ब्रीफ बेसिक आइडिया। हम इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन इन सब का एक बेसिक आइडिया रखने जा रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट नाउ इनको हम शॉर्ट में डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ वर्ड दैट शोज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को दिखाता है। पर्सन का मतलब लाइक टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, कैट, बर्ड, एलिफेंट, आंट एटसेट्रा। कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि पर्सन व्यक्ति मतलब इंसान, या जितना हमने बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े
लाइक टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, डॉग, ये सभी पर्सन है। पर्सन का मतलब इंसान नहीं है। पर्सन दिस इज अ ग्रामेटिकल वर्ड। व्यक्ति ग्रामर की भाषा में व्यक्ति का मतलब या पर्सन का मतलब यह है कि ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी में जितने जीवित प्राणी हैं, इसीलिए मैंने एलिफेंट, आंट दोनों ही लिख दिया है। सारे वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए हैं। आंट, अगर किसी विद्यार्थी से यह प्रश्न किया जाए कि आंट नाउन है तो बोलेगा यस आंट नाउन है। अब आंट जो नाउन किस प्रकार से है, आंट पर्सन है कि प्लेस है कि थिंग है, देन ही इज कंफ्यूज्ड कि आंट को वो पर्सन कैसे कह दे। या अगर इसमें स्नेक लिख दिया जाए कि स्नेक इज अ पर्सन और नॉट, कि स्नेक ये पर्सन है कि नहीं है, तो नाउ दिस बिकम्स अ कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि वो पर्सन को हमेशा इंसान से जोड़ करके देखता है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड होता है। लेकिन पर्सन ये एक ग्रामेटिकल वर्ड है और पर्सन का मतलब यह है कि ऑल द लिविंग क्रीचर्स, जितने जीवित प्राणी होते हैं, उन सारे जीवित प्राणियों को हम पर्सन कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एलिफेंट टू आंट, ये सभी पर्सन्स कहलाएंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि पर्सन कैसे कहते हैं। पर्सन का मतलब जिनमें जीवन होता है। अब कई बार विद्यार्थियों में ये क्वेरी आ जाती है कि सर ट्री ये पर्सन है कि नहीं है, क्योंकि साइंस में ट्री एक लिविंग है। बट आई डिड नॉट से कि लिविंग थिंग्स, आई सेड लिविंग क्रीचर्स। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज नॉट अ साइंटिफिक लैंग्वेज, इसमें हर चीज का एक्सेप्शन है। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने पर्सन लिख दिया तो अब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। जस्ट लाइक अगर यहां पर वायरस लिख दिया जाए तो वायरस जो है ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, बट ये किसी का नाम है, क्योंकि नाउन की दूसरी डेफिनेशन भी है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स, जितने नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन सब को हम नाउन कहते हैं। तो ट्री दिस इज अ नेमिंग वर्ड, ये ट्री किसी वस्तु का, किसी का नाम है, इसलिए ये नाउन है। वायरस ये किसी का नाम है, इसलिए ये नाउन कहलाएगा। इसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज ये एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है। इसके पीछे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो जहां से इंग्लिश का रूट है, जहां से इंग्लिश का ओरिजिन है, दे लव फ्रीडम, और वो किसी नियम में बंद करके नहीं रहना चाहते, इसलिए वो नियम को वॉयलेट करते रहते हैं। फिलहाल पर्सन का मतलब है कि जितने लिविंग क्रीचर्स होते हैं, ऑल द लिविंग क्रीचर्स should be called noun, person and after that noun. Next word is place. Place का मतलब ऐसे words जो किसी स्थान को शो करते हैं, लाइक स्कूल, प्लेटफॉर्म, क्लास, हाउस, फील्ड, ये सभी वर्ड्स हैं। कीप दिस इन योर माइंड दैट नाउन इज अ वर्ड। नाउन सबसे पहले एक वर्ड है, प्रोनाउन सबसे पहले एक वर्ड है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है। तो नाउन इज अ वर्ड दैट शोज अ पर्सन, यानी नाउन हम उस शब्द को कहेंगे, नाउन हम उस वर्ड को कहेंगे जो किसी पर्सन को शो करेगा, जो किसी प्लेस को शो करेगा। अब प्लेस को शो करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होंगे, all those words should be classified under place. Next word is thing. Thing का नाम आते ही हम ये सोचते हैं कि नॉन लिविंग मतलब न्यूटर। तो
examples also have been written from the same viewpoint, but we'll discuss this in depth. तो थिंग मतलब पेन, पेपर, चेयर, डोर, कार, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और थिंग हिंदी में वस्तु, और इसको हम न्यूटर जेंडर के अंदर रखते हैं, लेकिन वस्तु का मतलब सिर्फ नॉन लिविंग थिंग ही नहीं है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि ब्यूटी, ब्यूटी, नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूटी, नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज। अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इज ब्यूटी अ थिंग? नाउ कैंडिडेट इज कंफ्यूज्ड कि ब्यूटी थिंग कैसे हो सकता है, बिकॉज थिंग की डेफिनेशन हमने अपने दिमाग में यही बना रखी है कि जो नॉन लिविंग है, लेकिन ब्यूटी तो दिखाई देने वाली चीज नहीं है, तो आप इसे लिविंग या नॉन लिविंग कैसे कह सकते हैं? स्टूडेंट्स वेरी हरीडली जंप दैट दिस इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो ये बोलते हैं कि ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, लेकिन उसके पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज अ नाउन और नॉट। क्योंकि अगर ये नाउन है तो या तो पर्सन होगा, या तो प्लेस होगा, या तो थिंग होगा। सो वी हैव टू प्रूव इट वेदर ब्यूटी, ड्यूटी, नॉलेज दिस इज अ थिंग और नॉट। ये थिंग है कि नहीं? अगर थिंग है तो कैसे? तो यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड that all the objects that are subject matter of our senses, यानी हर वो चीज जो हमारे इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों का विषय का मतलब यह है कि वॉट एवर कैन बी सीन, वॉट एवर कैन बी टच्ड, वॉट एवर कैन बी हर्ड, वॉट एवर कैन बी स्मेल्ट, वॉट एवर कैन बी सीन। इवन अब तो ब्यूटी ना तो दिखाई देता है, ड्यूटी ना तो दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना हम इसे टच कर सकते हैं, फिर ये हमारे सेंसेस का सब्जेक्ट मैटर कैसे? तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन ये है कि इवन वी कैन थिंक ऑफ, अगर हम कोई चीज के बारे में सोच भी सकते होंगे तो दैट विल बी थिंग। और ब्यूटी, ड्यूटी, नॉलेज दिस इज द मैटर ऑफ अवर थिंकिंग, ये हमारे सोचने का विषय। ब्यूटी कैन नॉट बी शीन ना। इफ वी डिस्कस अबाउट दैट दिस इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। हिंदी में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है अमूर्त संज्ञा। अब ब्यूटी हमें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? नॉर्मली अगर स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि कैन यू सी ब्यूटी, रिप्लाई विल बी यस वी कैन सी ब्यूटी, बट ब्यूटी कैन नॉट बी शीन। ब्यूटी को देखा नहीं किया जा सकता, ब्यूटी को महसूस किया जा सकता है। नॉलेज कैन नॉट बी सीन, दिस कैन नॉट बी टच्ड, दिस इज द मैटर ऑफ आवर थिंकिंग, ये हमारे सोचने का विषय है। हम इसको देख नहीं सकते, इसको हम सुन नहीं सकते, इसको हम केवल सोच सकते हैं। ये इंसान के दिमाग की उपज है, ये कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर आर टू वर्ड्स, ऑब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मीन्स जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, वॉट एवर कैन बी सीन, वॉट एवर कैन बी टच्ड, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं। लेकिन जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इन दिस वे थिंग के अंदर हर वो चीज आएगी जो हमारे इंद्रियों का विषय है, और इसके अलावा अगर उसको हम सोच भी सकते हैं तो दैट ऑल्सो विल बी क्लासिफाइड अंडर थिंग। तो इन दिस वे नाउन is a word that stands for a person, place or thing. Next parts of speech is pronoun. Pronoun is a word that replaces a noun. Pronoun हम ऐसे word को कहते हैं जो किसी noun को replace करता है। Replace करने का मतलब है
कि वो किसी नाउन के प्लेस पर, उसकी जगह पर यूज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी प्रोनाउन को नाउन की जगह पर आखिर क्यों यूज करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि किसी भी नाउन को किसी भी भाषा में बार बार प्रयोग नहीं किया जाता। लाइक अगर मैं ये कहूं कि राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि राम को हम दो बार सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। द सेंटेंस हैज बीन रिटन ऑन द बोर्ड, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब ये जो ही है, दिस हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ राम, इसको हमने राम की जगह पर यूज किया। दिस इज द रीजन कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि प्रोनाउन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होता है। और प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होती है क्योंकि हम किसी भी वर्ड को, किसी नाउन को, इधर इट इज प्रॉपर, कॉमन और एनी काइंड ऑफ नाउन, हम उसे बार बार सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम उसकी जगह पर नाउन को, प्रोनाउन को यूज करते हैं। Some other examples also have been written like I, we, you, he, she, it, they, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं और नॉमिनेटिव केस में हैं, इनके ऑब्जेक्टिव केसेस और इनके पजेसिव केसेस सभी प्रोनाउंस हैं। तो these are the examples of pronoun. Now we come on the next parts of speech, that is verb. What is a verb? Verb is a word that shows an action or state of anything. verb हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी कार्य के करने को दिखाता है या किसी चीज के होने को दिखाता है। verb जनरली ये बुक्स में लिखा होता है कि verb is an action word, तो this is incomplete definition. There is no discussion, there is no confusion that verb is an action word. But along with this, verb is a word. verb हम ऐसे word को कहते हैं जो एक्शन को भी शो करता है और जो किसी के एग्जिस्टेंस को, यानी उसके अस्तित्व को, उसके होने को दिखाता है। लाइक ही प्लेज क्रिकेट, अगर हम सिर्फ ये बोले कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, तो हमारी ये डेफिनेशन यहां पर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आई एम अमित में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम अमित, इसका मतलब है कि मैं अमित के रूप में इस संसार में एग्जिस्ट करता हूं, मेरा अस्तित्व है। तो देयर इज नो एक्शन, दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ आई और अमित। तो इस प्रकार से ये जो एम है वो आई के एग्जिस्टेंस को शो करता है। और दिस इज अ वर्ब, हियर ही प्लेज क्रिकेट में प्ले, दिस शोज एन एक्शन। तो इस प्रकार से वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज के होने को, उसके अस्तित्व को दिखाता है या किसी चीज के एक्शन को दिखाता है। दिस इज कॉल्ड वर्ब। दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ द वर्ब। सम मोर डिस्कशन ऑल्सो हैव टू टेक प्लेस, दैट विल बी इन नेक्स्ट discussion, next further lecture. Next word is adverb. What is an adverb? Adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb itself. Adverb की definition क्या है? Adverb हम ऐसे word को कहते हैं जो किसी verb को modify करता है, या एक adverb किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? वी हैव टू सी हियर
लाइक ही रन्स फास्ट, यानी वह तेज दौड़ता है। अगर यहां पर फुल स्टॉप कर दिया जाए और सिर्फ ये कहा जाए कि ही रन्स, वह दौड़ता है। अब ये नहीं मालूम कि वह तेज दौड़ता है कि धीरे दौड़ता है कि कैसे दौड़ता है। अगर इसमें हम फास्ट ये वर्ड जोड़ देते हैं, नाउ फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसने उसके दौड़ने के एक्शन में कुछ ऐड कर दिया है। कई बार हम एडवर्ब के डेफिनेशन को ऐसे भी समझते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द वर्ब। जो वर्ब में कुछ ऐड कर देता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार से जो फास्ट है ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब कि एडवर्ब इसमें कुछ घटाता है या बढ़ाता है। फास्ट की जगह पर अगर हम ये कह दें कि ही रन्स स्लोली, तो नाउ स्लोली ऑल्सो इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एक्शन। जो रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रकार से एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो गुड इज एन एडजेक्टिव। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि ही इज अ गुड बॉय और फिर ये कहें कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ सेंटेंसेस? व्हेन यू से ही इज अ गुड बॉय, यू आर सेइंग कि वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर आप ये कहो कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी ने क्या किया? वेरी ने गुड की डिग्री को बढ़ा दिया। पहले तो हम ये बोल रहे थे कि वह अच्छा लड़का है, फिर हमने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी वेरी ने गुड की डिग्री को बढ़ा दिया। वेरी इज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। इन दिस वे एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब की दूसरी डेफिनेशन, नेक्स्ट फंक्शन इसका यह है कि एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कैसे? ही रन्स वेरी फास्ट। पहले हमने कहा कि ही रन्स, फिर हमने कहा कि ही रन्स फास्ट, फिर हमने कहा कि ही रन्स वेरी फास्ट। यानी जो वेरी वर्ड है इसने फास्ट की डिग्री को बढ़ा दिया। इन दिस वे वेरी इज क्वालिफाइंग, मॉडिफाइंग फास्ट। तो इन दिस वे adverb is a word that modifies a verb or this modifies another adverb itself, or an adverb modifies an adjective. This is the definition of adverb. Next parts of speech is adjective. Adjective is a word that describes a noun or a pronoun. यानी एडजेक्टिव हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? डिस्क्राइब करने का मतलब यह है कि उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में कुछ हमें बतलाता है, कुछ कहता है। सपोज दैट अनिमेश वियर्स अ वाइट शर्ट। अगर हम यहां से वाइट ये वर्ड निकाल लें तो अनिमेश वियर्स अ शर्ट। नाउ वी डू नॉट नो कि विच काइंड ऑफ शर्ट अनिमेश इज वेयरिंग। और अगर हम इसमें जोड़ दें कि अनिमेश वियर्स अ वाइट शर्ट, तो वाइट इज एन एडजेक्टिव एंड दिस डिस्क्राइब्स समथिंग अबाउट द शर्ट। और ये शर्ट के बारे में यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ कहता है, कुछ बतलाता है। तो इन दिस वे एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ वर्ड that joins or combines two words or sentences. कंजंक्शन हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। लाइक
Ram and Shyam are good friends. Here and is a conjunction and this is joining Ram and Shyam. Ram is a word and Shyam is a word, and these words are being combined by and. In this way, and is a conjunction here. Next example is he plays but his friend reads. यानी वह पढ़ता है लेकिन उसका फ्रेंड वह खेलता है जबकि उसका फ्रेंड पढ़ता है. He plays, this is a sentence, and his friend reads, this is a sentence, and these two sentences have been joined by but, and this is a function of a conjunction. So in this way, but is a conjunction and is a conjunction. So these are the conjunctions. Next word is preposition. Preposition is a word that shows the relationship of a noun or a pronoun with another word in a sentence. यानी प्रीपोजिशन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ या दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप को शो करता है. अब रिलेशनशिप एक ऐसा शब्द है जो विद्यार्थियों से पूछने पर कि व्हाट इज रिलेशनशिप, दे विल रिप्लाई रिलेशनशिप मतलब संबंध. और अगर ये पूछो कि व्हाट इज मतलब संबंध किसे कहते हैं तो दे विल से कि रिलेशनशिप. बट वी हैव टू नो हियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीपोजिशन व्हाट इज रिलेशनशिप. यानी प्रीपोजिशन के संबंध में, उसके रेफरेंस में, प्रीपोजिशन के रेफरेंस में संबंध शब्द का, रिलेशनशिप शब्द का क्या मतलब है. लाइक दे राइट विद अ पेन, तो विद इज अ प्रीपोजिशन, विद ये प्रीपोजिशन है, एंड दिस शोज अ रिलेशनशिप. और ये पेन के बीच में और राइटिंग के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है. रिलेशनशिप का प्रीपोजिशन के रेफरेंस में मतलब होता है डिपेंडेंसी. यानी लिखने पर पेन की डिपेंडेंसी को शो करता है. दैट्स वाई वी से दैट प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन. तो इंटरजेक्शन shows our sudden emotions of preposition. इंटरजेक्शन हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट को, सडन फीलिंग्स को शो करता है. लाइक हुर्रे वी हैव वन द मैच. अगर हम फील्ड में मैच खेल रहे हैं, अचानक से जैसे हम मैच को जीत जाते हैं, हम उछलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं. और ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं जिन वर्ड्स का असर्टिव सेंटेंसेस में या नॉर्मल बिहेवियर में उनका कोई मतलब नहीं निकलता, बट वो हमारे हार्ट के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर इंटरजेक्शन. लाइक hurrah, we have won the match. When we say hurrah, this shows our emotion of joy. ये हमारी खुशी को दिखाता है. When any British or American or those people who communicate, speak and live in English, who feel English, when they speak हुर्रा और अलास, तो इसका एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर दिखाई देता है. हुर्रा बोलते ही हमारे अंदर जॉय की फीलिंग आती है,
and that is expressed through hurrah. We have won the match. And next is sentences alas I have undone. अगर हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें हम बहुत दुखी हो जाएं, हम ये कहें कि हम शैटर हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक इंटरजेक्शन वर्ड है एंड दैट इज अलास। हमने कहा कि अलास आई हैव अनडन, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। दिस एक्सप्रेसेस आवर सैडनेस और ग्रीफ। इन दिस वे, इन दिस लेक्चर वी हैड अ ब्रीफ आइडिया ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते किसे हैं और किस प्रकार से हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, लिखते हैं, उनमें हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर ऑलमोस्ट 2 लाख वर्ड्स और उन सभी को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इन दिस वे, दिस लेक्चर वी हैड अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट parts of speech and tried to recognize them. I hope that you all will be benefited by this lecture.